गॉलस्टोन्स आए और इंसिडेंटली उनकी ओवेरियन सिस्ट आई है ना लेफ्ट साइड पे, दैट इज साइज है 13 × 7 सेंटीमीटर विद सेप्टेशंस। अच्छा, अब इसको हम कैसे लेके चलेंगे, इस पेशेंट को क्या करना चाहिए इसका? आप बताओ। 90 years old and she got cyst, obviously किस तरफ ज्यादा जा रहा है? मैलिग्नेंसी, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सिस्ट है 90 इयर्स में, ओवेरियन, तो मैलिग्नेंसी के बहुत हाई चांसेस है। तो उसी तरह सारे ट्यूमर मार्कर्स करेंगे, सीटी करेंगे, स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करेंगे कि पहले कीमो होनी चाहिए या पहले सर्जरी। अच्छा, तो मैम सर्जरी तो वो अगर नहीं करवा सकती, जैसे मैश लगी हुई ना, हर्नियल रिपेयर उनकी हुई हुई है, प्रीवियस सर्जरी अगर हुई हुई हो तो फिर उसमें क्या करेंगे उस पेशेंट का? सर्जरी तो फिर भी हो सकती है ना, हर्निया, अगर हर्निया किसी का अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर हुआ है तो डज नॉट रियली मीन कि उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। अच्छा, हो सकती है, फिर मैश वो नहीं खोलनी नहीं इवन पड़ेगी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। अच्छा, आप उस एरिया से ना जाओ, आप अच्छा अवे करनी, फ्रॉम मैश रखो अपना इंसिजन। अच्छा मतलब करनी जरूर, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में वही है। ऑब्वियसली ट्रीट तो करना है ना, देखो शी इज 90 इयर्स ओल्ड, आप ये तो नहीं करोगे कि उसे छोड़ ही दोगे। ट्रीट तो करना है एंड देन अकॉर्डिंगली सर्जरी तो हम तभी करेंगे ना अगर वो सर्जिकली पॉसिबल कोई ऐसी डिजीज है, ना तो कीमोथेरेपी से। 90 इयर्स ओल्ड में ऑब्वियसली भाई लेटेस्ट स्टेज का यही डायग्नोज हुआ हुआ लगता है क्योंकि इतनी बड़ी सिस्ट है। बट उसके ट्यूमर मार्कर्स, स्प्रेड ऑफ द डिजीज, वो सारा देख के या तो एडजुवेंट कीमो देंगे पहले, फिर देखेंगे आगे क्लियरेंस सर्जरी वाला है या नहीं, गिविंग ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स अटेंडेंट्स को बता के अबाउट द सर्जरी एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर वो बल्कि डीबल्किंग कब के पॉसिबल है वो पेशेंट का, तो फिर करेंगे, एंड इफ शी इज फिट फॉर द एनेस्थीसिया और उसके अटेंडेंट्स भी दे आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ सर्जरी, तो फिर करेंगे। अच्छा, और मैं उसका नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसका मतलब अगर हम करें, ड्रेन करें फ्लूइड जो है, कौन सा फ्लूइड ड्रेन करें? हाँ, उसका फायदा नहीं है? कौन सा फ्लूइड ड्रेन करें, साइटिक फ्लूइड या सिस्ट का? मैम सिस्ट में? नहीं, सिस्ट को तो नहीं ना देखा, सिस्ट एस्पिरेशन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट की अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो वो तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं, वो तो आपको भी पता है कि स्टेज ऑफ द डिजीज बढ़ जाएगी हाइड्रोजेनिकली। तो इसके अंदर हाँ, अगर एसाइटिक फ्लूइड है तो एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन अब होता है टू सी द टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी, और फिर उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप देख के अकॉर्डिंगली टारगेटेड कीमोथेरेपी दी जा सकती है। लेकिन सिस्ट का तो अल्ट्रासाउंड ड्रेनेज इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना। ठीक है मैम, थैंक यू। काम ठीक है। सो यस, इसमें अब एज थोड़ी सी ऑब्वियसली आ रही है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो एज लिमिट टू ट्रीट अ पेशेंट। जब वो 90 इयर्स ओल्ड है, मे बी शी इज सो फिट कि शी इज गुड टू गो फॉर द सर्जरी एज वेल। तो बाकी तो ऑब्वियसली इफ शी इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी, तो फिर हमें अकॉर्डिंगली प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसाइड करना होगा उसमें। ठीक है, तो और क्या, किसी ने लास्ट टाइम वॉलंटियर भी किया था डायबिटीज के लिए, चलो वो अभी इस दफा टॉपिक नहीं किसी ने किया, तो हम एक इन जनरल पूरा कर लेते हैं कि जैसे लास्ट टाइम हमें कुछ जो पासिंग कैंडिडेट्स थे और जो नहीं भी पास हुए, उन सब ने मिलके बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था एग्जाम का। और उन्होंने बहुत सारे हमें, वो मैंने साथ लिख भी लिए थे सारे टॉपिक्स और वो सारा, उसके अंदर हमने यही सारा एनालाइज किया था कि कोई कुछ 5 या 6 स्टेशन तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उसके अंदर इतनी फोकस्ड आपको हिस्ट्री आनी चाहिए कि वो टाइम आपको 2-3 मिनट में हिस्ट्री आपने बिल्कुल फोकस टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिजीज ऑफ द पेशेंट लेके चलना है, एंड देन यू शुड नो एग्जैक्टली द फोकस्ड एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड देन द ट्रीटमेंट। तो वो आना चाहिए। उसके अलावा तो यस, जो टॉक्स पहले भी हुआ करते थे जैसे कि पॉप क्यू, ऑन्कोलॉजी के, यूरोगाइनी के, स्किल डेमोज, वो तो वही 2-4 वो तो फिर है ही। और फिर कुछ बिल्कुल थ्योरेटिकल जैसे कि मे बी ऑडिट या न्यूनेटल रिससिटेशन एल्गोरिथम्स जो होते हैं, या एआरटी वगैरह के भी समहाउ, जो कि बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है, 2-3 वो स्टेशन। तो इसके अंदर अगर आप क्लिनिकल वाला ज्यादा देखो, जो कि पहले पिछले टाइम के एग्जाम्स में हम लॉन्ग केस कहा करते थे, उसके अब इट्स नॉट गोइंग टू बी द लॉन्ग केस, लेकिन यस उसकी टारगेटेड हिस्ट्री आपको एग्जामिनेशन आनी चाहिए।
उसके अंदर आप उसी तरह अपने सारे जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल होंगे, जैसे कि ऑप्स के या गायनी के, उसकी आप टारगेटेड हिस्ट्री के पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इफ एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर के, चलो अगर हाइपरटेंशन की हम बात करें तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में पीआईएच में आप टारगेटेड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ओनली रिलेटेड टू पीआईएच किस तरह लोगे, कोई बताए, कोई वॉलंटियर करे, खुद से कर दो ना कोई पीआईएच की हिस्ट्री में पर्टिकुलर टू द पीआईएच, नॉट द एंटीनेटल हिस्ट्री। आप पूरी एंटीनेटल हिस्ट्री नहीं, उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वोमिटिंग और फीवर या रैश या एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट्स, आयरन, कैल्शियम एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर उसकी abdominal गर्थ, वो सारा। अब वो चीज नहीं, अब सिर्फ पीआईएच से रिलेटेड कि व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, हाउ शी वाज डायग्नोज्ड, और उसके अलावा और क्या क्या पीआईएच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी। देखो जो भी मेडिकल डिसऑर्डर का पेशेंट होगा, आज हिस्ट्री और एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टू दैट टॉपिक कर लेते हैं। जो भी मेडिकल डिसऑर्डर इन ऑप्स का पेशेंट होगा, उसके अंदर आप हिस्ट्री 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो। एक तो ये कि यस हाउ शी वाज डायग्नोज्ड एंड एनी कॉम्प्लिकेशन इन दैट पेशेंट रिलेटेड टू दैट डिजीज, जैसे कि हाइपरटेंशन पीआईएच से रिलेटेड आप उससे हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, ओवरऑल स्वेलिंग ऑफ द बॉडी का जरूर पूछते टू रूल आउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू पीआईएच। सेकंड सेगमेंट होगा कि व्हाट इज द कॉज दैट शी हैड पीआईएच, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच made her more prone to get PIH in this pregnancy। वो क्या क्या हो सकते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, एसएलई, या उसके अलावा उसके थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है, एपीएलएस भी हो सकता है जो पीएच को एक्सपोज करे, उसकी प्रीवियस ऑप्स की हिस्ट्री हो सकती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, उसकी और क्या पीआईएच का, यस एज, टीनेज एक्सेट्रा, वो सारा कुछ पीआईएच का, तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे। और तीसरी क्या चीज, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन दैट पीआईएच माइट हैव कॉज टू द फीटस, वो क्या हो सकता है, वो यस आईयूजीआर, उसके अलावा उसके एब्रप्शन वो कॉज कर सकता है बेबी के अंदर, और क्या कॉज कर सकता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी से जितने भी सारे आ जाते हैं। तो दीज आर वेरी लिटिल बातें हैं। ये 3 सेगमेंट्स में आप हर मेडिकल डिसऑर्डर को, इसी तरह डायबिटीज में पॉसिबल प्रॉब्लम्स, एक्टिव प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट पेशेंट को क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी बातें वही जो हम इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इंक्रीज्ड एपेटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, increased frequency of micturition, burning micturition, more prone to infections, delayed wound healing, ये सारा कुछ डायबिटिक के अंदर एक्टिव होगा। और उसके बाद क्यों, क्या why she got diabetes in this pregnancy, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एथनिसिटी, उसका प्रीवियस हिस्ट्री, मैक्रोसोमिक बेबी की प्रीवियस हिस्ट्री, और उसकी ओबेसिटी, जनरल बीएमआई, वो सारा कुछ उसका रिस्क फैक्टर्स। और फिर पॉसिबल प्रॉब्लम्स दिस डायबिटीज माइट हैव कॉज्ड टू द फीटस, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, यस मैक्रोसोमिया, एनोमलस बेबी, पॉलीहाइड्रोएमनियास, एंड देन प्रीटर्म एटसेट्रा, वो सारी चीजें डायबिटीज से रिलेटेड इसमें आ जाएंगी। सो हर मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी को आपने 3 या पॉसिबल 4, चौथा सेगमेंट में आपको बताती हूँ हर एक में क्या होगा। 3 सेगमेंट्स तो जरूर होंगे कि एक्टिव प्रॉब्लम टू द पेशेंट, टू मदर एट द प्रेजेंट, number 2 what are the risk factors that might have caused this particular morbidity this time in this pregnancy, number 3 what this morbidity has caused to the fetus, what problem it has caused to the fetus। चौथा सेगमेंट क्या आएगा कि what treatment she has taken up till now, has she been compliant to that treatment, like if she's been taking any medicines for PIH or for diabetes, she knows exactly about the diet, her exercise, if she's taking any hypoglycemics, and also any insulin, and if she is compliant with it or not, उसकी awareness कितनी है उन सब चीजों के लिए। तो ये चौथा सेगमेंट आपका इसके अंदर आ जाएगा। ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, जो आप लोग बात कर रहे हो फंडोस्कोपी, किडनी फंक्शन एटसेट्रा, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द PIH, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द chronic hypertension। If a patient is having chronic hypertension, if she says that I have blood pressure even before pregnancy, I have been diagnosed with the hypertension for last 5 years, more than 10 years, then yes, you start your history with the eye examination, with the kidney, and with heart problem. But if she's a young lady
sitting in front of you and a case is given, case scenario अब दिया जाता है कि she is having pregnancy induced hypertension. PIH means PIH. It's not hypertension in pregnancy, it's pregnancy induced hypertension. If she's having pregnancy induced hypertension, उसके and she is a diagnosed case of pregnancy induced hypertension, then fundoscopy renal का इतना ज्यादा effect फिलहाल नहीं आ जाता. हाँ, इफ यू डोंट नो PIH कैसे डायग्नोज होता है कि उसके प्रीवियस हिस्ट्रीज थी, उसके अर्ली ट्राइमेस्टर के ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग थी जो सब नॉर्मल थी, या उसके प्रीवियस बीपी की रिकॉर्डिंग थी जो नॉर्मल थी, बट अब बीपी ज्यादा है तो शी इज नाउ डायग्नोज्ड विद PIH. If she does not know she's a case of hypertension in pregnancy and we also don't know that she is having PIH or chronic hypertension, then yes, we can ask about fundoscopy, renal function tests and all that. ठीक है. तो इन जनरल आई वाज टेलिंग यू कि आपने हर मॉर्बिडिटी विद प्रेगनेंसी के हिस्ट्री को रफली इन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है और उसको इसी तरह ही फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना रहे. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप उससे बात कर रहे हो कि इस वक्त उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इन हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी उसको हेडेक, विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग, एडिमा नहीं है, and then you forget about talking about the risk factors which has caused this hypertension pregnancy this time. इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. so कोई भी पार्ट इसमें से मिस नहीं होना चाहिए. and then similarly cardiac disease के अंदर इसी तरह 2 तरीके हो सकते हैं. मोस्टली पेशेंट इज आइदर अ नोन केस ऑफ अ कार्डियक डिजीज, ये कोई करेक्टेड कार्डियक एनोमली का पेशेंट है, जैसे मे बी सम सेप्टल डिफेक्ट which was corrected surgically, and but so she is now a known case of a cardiac disease with a corrected septal defect. तो ये तो एक यहीं पे लो रिस्क हो गया. कार्डियक डिजीज के अंदर हमें थोड़ी सी 2 चीजें करनी होती है हिस्ट्री के अंदर. एक उसकी रिस्क कैटेगरी करनी होती है कि वो लो रिस्क है या मॉडरेट या हाई रिस्क है. दूसरी हमने वो जो हार्ट एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिग्री या ग्रेड को हमने क्लासिफाई करना होता है कि 1 2 3 या 4 है. सो हिस्ट्री के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कार्डियक डिजीज में. सो इसके अंदर भी आप उसी तरह करोगे कि प्रेजेंटली व्हाट problem she is having because of the cardiac disease, maybe shortness of breath, palpitations और thapnia, dyspnea, वो सारा कुछ, वो आप PND वगैरह, वो आप उसका present problems related to the cardiac disease करोगे. Then what treatment she is taking for the cardiac disease, जो medicines वो ले रही है, she can tell exactly. उसके बाद अब उसकी risk category in a way कि has she ever been admitted to the hospital, if she ever had any complication like pulmonary hypertension or arrhythmias etc. या जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें अपनी कैटेगराइज करना होता है लो, मॉडरेट और हाई रिस्क के अंदर. या फिर ये करेक्टेड सेप्टल डिफेक्ट है वो लो रिस्क हो जाता है. एनी सर्जिकली ऑलरेडी करेक्टेड कार्डियक प्रॉब्लम इज कैटेगराइज्ड एज अ लो रिस्क पेशेंट एक्सेप्ट कि उसका कोई न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन से कैटेगरी उसकी कोई ग्रेडिंग बढ़ गई हो. सो उस तरीके से आपने करना होता है. Then you also have to rule out a few risk factors which should not actually happen in a patient who is cardiac and is having the pregnancy. और वो क्या है? She should not be anemic. उसके वो रूल आउट साथ साथ करना होता है. कार्डियक डिजीज और एनीमिया का आपस में सारी जिंदगी बहुत ताल्लुक रहा है, वो आपने नहीं होने देना. देन she should not have any infection during pregnancy because already हार्ट के ऊपर और लोड नहीं आना चाहिए. तो ये सारी and then yes, she should not have hypertension. तो ये वाली वो चीज है कि जो आप साथ साथ रूल आउट करते हो. एंड देन व्हाट इफेक्ट कार्डियक डिजीज हैज caused to the baby, उसके अंदर फिर cardiac disease as such doesn't really cause that harm to the baby except कि वो कोई congenital cardiac disease है जो कि baby के अंदर transfer हो, वो पता होना चाहिए उसके incidences. Other than that, if कोई cyanotic heart disease है, maybe truncus arteriosus, corrected truncus, that's a very rare thing to happen, but something like that, उसके अंदर फिर yes IUGR हो सकता है. So other than that, cardiac disease itself doesn't really cause placental insufficiency or oligopoly, etc. But yes, congenital anomaly can be transferred to the fetus. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने उसका 22 weeks anomaly scan में हार्ट शेडो और उसके सीरियल एकोस, फीटल एकोस की जरूरत जिस केस में हो वो फिर हम करा लेंगे. सो कार्डियक की जो रफली हिस्ट्री है उसके अंदर यही कुछ फोकस्ड पॉइंट्स है, उसके अलावा और कोई फोकस्ड पॉइंट्स है ही नहीं. और क्या था? अनीमिया आई डोंट नो, इस दफा मैंने सुना नहीं कि किसी भी दिन ऐसा सिर्फ अनीमिया आया.
लेकिन अनीमिया को छोड़ेंगे कभी नहीं, अगली दफा जरूर आ जाएगा। आया था Because मैम anemia is सेकंड मैम थर्ड आया डे था, पे किस आया दिन था आया था, क्या था मैम सिनेरियो? थर्ड डे पे कोई पेशेंट थी, मतलब मुझे मैम सीनियर ने बताया था, एक पेशेंट बताए। थी मैम 32 वीक्स पे मैम 7 HP पर आई थी पेशेंट मैम। उसके मैं एक्सपेक्टेड मैम गुड। उसका वाइवा था कि आप लोग उसको किस तरीके से लेके चलोगे, फोकस हिस्ट्री क्या पूछोगे, एंड देन मैम एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चन थे कि जो है ना अगर 7 HP पे है तो अब आपने क्या ट्रीटमेंट देनी है, एंड देन ट्रीटमेंट के बावजूद मैम अगर पेशेंट अभी तक इम्प्रूव नहीं हो रहे उसके सिम्टम देने, क्या आप स्टेप ब्यूटीफुल लोगे, एंड स्टेशन, देन ये बहुत अच्छा यस मैम। स्टेशन बना हुआ है। जी मैम मैम उसके अलावा मैं अब भी आपके पास सेकंड थर्ड टाइम पेशेंट आपके पास आई है, वही 7 HP है मैम, इम्प्रूव नहीं हुई, तो अब आपने क्या करना है, तो मैम लास्ट में मैम का यही क्वेश्चन था कि आप हेमेटोलॉजिस्ट के पास को रेफर करेंगे मैम। आयरन की सारी जो मेडिकेशन थी वो पूछने के बाद एंड में उनका यही था, मैं जहाँ तो मुझे इन्फॉर्म है कि सीनियर ने मैम यही बताया था कि इसके ही फोकस था मैम सारा। ये बहुत ही अच्छा स्टेशन बना हुआ है, 32 वीक्स पे 7 HP, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेशन। ये कोई इतना आसान स्टेशन नहीं है पास करने वाला। सो इसके अंदर वही ये स्टेशन सारे ही दिन बहुत ही अच्छे बने हुए थे एक्चुअली एग्जाम में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सारे जितने भी थे। ये वाला स्टेशन वैसे अभी तक मुझे नहीं पता चला था अनीमिया का, इसमें हर चीज ही कवर हो गई है, एंड इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेशन एक्चुअली। ये मैं अनीमिया पे एक पूरी क्लास अलग लेती होती हूँ, और टू टेल यू एग्जैक्टली कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। अनीमिया की जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया की हर चीज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बड़े एग्जामिनर सेंसिटिव होते हैं इसके बारे में, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारी तो हर औरत में एनीमिया है। हमने तो जिस पेशेंट को डील करना है हॉस्पिटल्स में वो एनीमिक होगी, और गलत मैनेजमेंट आप सब भी, मतलब गलत में ब्लड लगा देना या गलत मैनेजमेंट कर देने से एनीमिया एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ कैन इवन लीड टू मोर्टेलिटी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है एट द सेम टाइम। एनीमिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिम्टम्स, और उसको आपने डीडी के तौर पे उसको रूल आउट करना होता है कार्डियक डिजीज से, और उसके बाद आपने कॉज ऑफ एनीमिया देखना होता है कि एनीमिया है क्यों इस पेशेंट के अंदर, क्या वो मेडिसिन से नॉन कंप्लायंट थी, या फिर वो उसकी डाइट ऐसी है, या वो प्रीवियसली मेनोरेजिया की पेशेंट रह चुकी है, या फिर उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ थैलेसीमिया है, या फिर कोई वर्म इन्फेस्टेशन उसके अंदर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये चीजें हिस्ट्री के अंदर। सो हिस्ट्री को आप रफली तीन चीजों में तीन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक, हाउ आर यू, उसके प्रेजेंट सिम्टम्स, लाइक ऑब्वियसली देखो जो तो होता है ना अनीमिक पेशेंट, उसके उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में स्टार्ट विद द इंक्रीज्ड फटीग, lack of concentration during work, and it can start off with the body aches, and then yes, shortness of breath, yes, palpitation। जो कार्डियक पेशेंट होता है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फटीग और कंसंट्रेशन एट वर्क और वो नहीं होता, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस, ऑर्थोपनिया, पीएनडी, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक चीज ये भी फर्क। दूसरी चीज ये कि अनीमिक पेशेंट जो है उसका उसके अंदर आपको कहीं कोई कॉज जरूर मिल जाएगी एनीमिया की। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एग्जैक्टली द कॉज ऑफ एनीमिया इन योर हिस्ट्री, तो आप ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को, क्योंकि एनीमिया की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ उसको ट्रीट नहीं कर देना। इफ यू आर नॉट एबल टू रीच द कॉज, तो वो तो फिर एनीमिक होके आ जाएगी ना। यू नीड टू नो एग्जैक्टली क्या डाइट का मसला है, क्या कंप्लायंस का मसला है, क्या वो वर्म डीवर्म करने की उसको साथ में जरूरत है, या वो थैलेसीमिया वाला केस है इस तरह से। तो आपने उसकी कॉज साथ में जरूर फाइंड आउट करनी है। सो आपने उसके एक्यूट प्रॉब्लम्स, उसके बाद उसकी कॉज के 5-6 ये पॉइंट्स बस बना लें, यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ दीज पॉइंट्स। उसके बाद आपने उसकी इसका यस, anemia doesn't really have any effect on the fetus। anemia कोई fetus पे ज्यादा से ज्यादा ही कुछ बहुत कोई सिम्टोमेटिक किस्म का anemia तो शायद प्री टर्म कर दे, लेकिन anemia एज सच कोई ना तो वो कुछ ऐसा खास करता नहीं फीटस के साथ, जो करता है वो मदर के साथ करता है। सो अनीमिया के अंदर आपने ये जरूर, फिर उसके बाद इसकी आपने जब कॉज की बात करनी है तो बहुत डिटेल में यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि डाइट वो क्या ले रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब अगर आप सिर्फ इस स्टेशन की बात करो 32 वीक्स पे 7 HP, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये स्टेशन डिस्कस करूँ, कोई करे जरा इसको ट्रीट। क्या करेंगे 7 HP 32 वीक्स? मैम इस पेशेंट को मैम ओरली हम पहले तो मैम क्योंकि पेशेंट की HP 7 है मैम इसमें पहले तो सारी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से मैडम start। पेशेंट सिम्टोमेटिक भी ठीक है। है ना, सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको तो ज्यादा ट्रांसफ्यूजन या आयरन नहीं, ये पैरेंटल कहाँ आयरन ये बताया चलो नहीं है। ठीक है सर, डॉक्टर सालिया ने बोला पेशेंट सिम्टोमेटिक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक आपने क्या लगाया उसको, कौन सा टाइप ऑफ ब्लड? पैक सेल्स, पैक अच्छा सेल्स। ठीक है, एक पैक सेल लगा दिया, उसके बाद क्या करोगे? मैम देन देखेंगे कि सिम्टम्स कभी रिलीव हुए हैं या नहीं। अगर सिम्टम रिलीव हो गए हैं तो विनोफर हम लोग देंगे, आयरन डिप्स देंगे। अगर नहीं हुए हैं तो नहीं फिर मैडम हम फिर ओरल पे डाल देंगे, अगर सिम्टम रिलीव हो गए हैं और हीमोग्लोबिन उसका 8 तक आ गया है तो मैम ये फिर भी हम देखेंगे पेशेंट कंप्लेन है या नॉन कंप्लायंस है। मे बी वो हाँ आयरन टेबलेट नहीं लेती हो या प्रॉपर नहीं ले रही हो, तो इस वजह से हम उसी हिसाब से चलेंगे। पहले अगर उसको कोई हिस्ट्री बिल्कुल अगर उसको कोई इंडाइजेशन वगैरह है ना, प्रीवियसली कोई हिस्ट्री है तो ओरल पे नहीं डालेंगे, फिर हम उसको पैरेंटल दे देंगे आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द पैक्सेल। देखो इस तरह भी यूं जवाब दे रहे हैं, ऐसे पास कोई नहीं होना, मैं बता दूं ये कोई जवाब नहीं है इस स्टेशन के लिए। इफ somebody says कि patient is at 32 weeks and she's got 7 HP, yes you will rule out if she's symptomatic or asymptomatic. You need to find out the cause of her anemia. For example, if we say that she's having iron deficiency anemia and she's symptomatic, for example, but and or at the same time, other than that, she's having low risk pregnancy, there is no morbidity, there is no placenta previa creta, etc. तो फिर क्या करेंगे? एंड शी इज सिम्टोमेटिक विद 7 वीक्स, ये विद 32 वीक्स, ये सारा कुछ तो आपके सिनेरियो पे लिखा हुआ होगा। तो आपने जो बात का स्टार्ट है ना वो करना ही ऐसे है। ये पहली बात बहुत ही अच्छी की सालिया ने कि सबसे पहले उसने पूछा कि शी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट, इस दोनों चीजों की ट्रीटमेंट अलग होगी। सो आपने स्टार्ट ही उसका ऐसा करना है कि माय पेशेंट इज फॉर एग्जांपल शी इज प्राइमरी ग्रेविटा, शी इज एट 32 वीक्स ऑफ gestation, which means that roughly she has got 8 more weeks to go till the date of delivery. यानी मेरे पास 8 हफ्ते हैं इसके एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। नंबर 1, ये आपने एक बात बताई एग्जामिनर को अपने स्टेटमेंट में। So she is at 32 weeks and she is having symptoms and she has 8 more weeks till the date of delivery. Considering her symptoms and iron deficiency anemia, I would like to give her 1 Paxil transfusion so that her symptoms should be relieved, because if I don't do that, she may go in cardiac failure. So 1 Paxil transfusion is given. मोस्टली ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात आपने कंसिडर कर लेनी है कि एक पैक सेल के बाद उसके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने वार्ड्स में भी देखा है कि पेशेंट की 5 HP भी हो, वो सिम्टोमेटिक हो, उसे एक पैक सेल लगता है और उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। जो अनीमिया होता है स्पेशली इस किस्म का सिम्टोमेटिक अनीमिया प्रेगनेंसी में, जो कि जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह अनीमिया है, वो एक पैक सेल से या बहुत एक्सट्रीम केस हो तो चलो 2 पैक सेल से ठीक हो जाता है। अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं होते 2 पैक सेल ट्रांसफ्यूजन से भी, तो इट मींस कि ये जो सिम्टम्स हैं ये अनीमिया की वजह से नहीं है, ये कार्डियक डिजीज है उसको कोई। बिकॉज अनीमिया की वजह से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी बॉडी के अंदर जो ओवर उनको एक्सर्ट करना पड़ रहा है फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही है। इफ यू गिव 1 पैक सेल ट्रांसफ्यूजन रिप्लेसमेंट और इवन 2, उसके बाद वो चीज रिकवर हो जाती है, चाहे जितना मर्जी एचपी बिल्ड हो जाए, उसमें सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे इस क्रॉनिक प्रॉब्लम में, जैसे कि एनीमिया है, सिम्टम्स नहीं रिलीव हो रहे, तो फिर यू नीड टू गेट द कार्डियक इवैल्यूएशन। So for example, इस patient को आपने 7 HP पे, you will give her 1 Paxil transfusion, and now you will consider that her HP is nearly 8 because I've given her 1 Paxil transfusion, or she's at 32 weeks. Now with 8 HP, I would, what are you going to do ahead with her? She still has 8 more weeks to go. क्या कर सकते हैं? I have figured it out that she has not been, for example, compliant, or even if I don't know if she's compliant or not, because she has never taken any oral iron ever, so maybe she's compliant. So 2 options, या आप उसे oral दे सकते हो या आप उसे IV, both have got same effect. दोनों 2 weeks के
अंदर सेम HB तकरीबन बिल्डअप करते हैं. She doesn't have any GI problem. She has never ever tried her oral iron. Then I can start off her with the oral iron. ठीक है. And मैडम would like to एक्सक्यूज मी, repeat. मैडम जी, एक जी. क्वेश्चन ये था कि आईवी आयरन तो मैडम थोड़ा फास्ट रिकवरी करता है ना, कोई फास्ट नहीं रिकवर करता. करता है. Please make your concepts very clear. Oral iron and IV iron ऑलमोस्ट इक्वल इनका राइज है 2 वीक्स के बाद HB का. इसमें फर्क सिर्फ ये है कि IV आयरन की इंडिकेशंस क्या हैं. बी वेरी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. IV आयरन की इंडिकेशंस है कोई GI अपसेट, स्टमक में GI के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन का मसला, या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ पेशेंट, या कॉस्ट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, या फिर मे बी शी इज एट 35 वीक्स पे आप नहीं रिस्क लेना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल कि मैं ओरल आयरन का ट्रायल दूं, 37 वीक्स पे मेरे पास HB और कम करके आ जाए, तो आप उसको IV आयरन दे देते हो. सो आप लेकिन बी वेरी क्लियर कि इनकी कॉस्ट में फर्क है बहुत ज्यादा ओरल और IV आयरन के, लेकिन दोनों 2 वीक्स में ही HB इक्वल बढ़ाती है. दे बोथ आर सेम इन देयर इफेक्टिवनेस विद द डिफरेंस इन कॉस्ट. फर्क क्या Thank you, है madam. कि आपको ओरल आयरन में कंप्लायंस चाहिए, आपको GI एब्जॉर्प्शन अच्छी चाहिए आयरन की. So इस पेशेंट के अंदर she is at 32 weeks. You have given 1 pack cell transfusion, which means that her HB is nearly 8 now, but she still has 8 more weeks to go. I will give. आप मैं दोनों तरीकों से justify करूँगी. अभी मैं oral iron justify कर रही हूँ. So I will give her oral iron as she has never taken oral iron before, and I'll reassure her compliance by repeating her HB maybe after 10 days or 2 weeks. If her HB is rising, which means that she is compliant, and then I will continue her with the oral iron, which means that her oral iron is going to increase her HB around itne grams per deciliter per week, and she has 8 more weeks. I can repeat her after 1 month, etc. If you say that I want to give her IV iron after 1 pack cell transfusion, वो भी justifiable है. क्योंकि I would like to give her IV iron because I don't really want that her HB again gets back to this to 7 or 6 and she comes back again with the symptoms, and at that time I get to know that she is non-compliant. So instead of that, I would like to give her IV iron, so that after IV iron I will then put her on oral iron till the date of delivery. So ये आपका दोनों justifiable है. पहले में जब आपने ब्लड के बाद ओरल भी दिया तो ओरल के अंदर आपने उसकी कंप्लायंस श्योर करके दिया एंड यू केप्ट ऑन मॉनिटरिंग हर हीमोग्लोबिन. जब आपने उसको ओरल जब आपने उसे ब्लड के बाद IV आयरन लगाकर उसको डिस्चार्ज किया तो भी ठीक है, क्योंकि आप उसको उतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि वो फिर 34 या 35 वीक्स पे से जाए. अगेन अगर यही 32 वीक्स पे प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा होती तो शायद मैं इसकी HB के लिए 2 ब्लड लगाती कि कम से कम 9 और IV आयरन लगाती, उसके बाद डिस्चार्ज करती, बिकॉज आई वांट टू कीप हर HB एट अराउंड 10 ऑल द टाइम्स एट लीस्ट. So with keeping 4 units available all the times, क्योंकि ये प्लेसेंटा प्रीविया है या एक्रीटा है, एक्रीटा के लिए और ब्लड. So it all depends. And then again if she's having IUGR तो 32 weeks पे है, तो which means that I may need to deliver her at any time, maybe after 2 weeks, maybe after 1 month. तो भी मैं शायद इसे 2 पैक सेल लगाती ताकि एटलीस्ट इसका HB 9 या 10 तो रहे, ताकि मुझे एकदम से भी जब अगर कुछ उसका करना पड़े तो उसका HB का buildup हो. So whenever you start answering attestation of anemia about any patient, for example she's at 32 weeks, पहले आप बोलो कि she's at 32 weeks, which means she has 8 more weeks till the time of delivery. Number 2, she's having iron deficiency anemia. Number 3, she is symptomatic or asymptomatic. Number 4, she is compliant or non-compliant, or she has never taken oral iron before. जब आप ये बातें 4-5 अपने माइंड में बोलोगे तो आंसर खुद ही फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाएगा दिमाग में, और फिर आप उसका उससे एग्जामिनर को भी साथ साथ जस्टिफाई कर रहे हो कि आप क्यों ये इस चीज का जवाब इस तरीके से दे रहे हो. ठीक है. सो मैडम मेजर सर्जरी के लिए हमें 10 रखना होता है ना हेमोग्लोबिन जो है, किस मेजर सर्जरी के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्स की भी, जैसे सिजेरियन के लिए, तो अगर कोई 9 HB या 39 वीक्स पे आ गई तो क्या करोगे? मैडम ब्लड अरेंज करके कर देंगे. अरेंज करोगे ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं कर दोगे ना? ठीक है, बस यही मैं पूछना चाह रही थी कि इसी तरह इसको जस्टिफाई नहीं करना. देखो आपके वार्ड्स पे कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो उसकी बड़ी ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस है. यस, अगर वो 39 वीक्स पे आपके पास 8 HB के साथ आई
चाहिए, 8 is very less. 9.5 does not mean कि आप 10 करने के लिए उसको blood run. Instead, you can keep 2 units in hand and then go ahead with the cesarean. Or similarly, at the time of delivery, if she's having 8 HP, you can keep 2 blood in hand and yes, एक during आप उसका stage 1 labor में भी आप उसको दे सकते हो, active labor में sorry आप उसको वो दे सकते हो एक Paxil if your HP is 8 और फिर keeping 1 or 2 in hand आप उसकी delivery करो. Don't think that she's having 8 HP तो मैं जब तक 2 नहीं लगाऊंगी तब तक delivery नहीं होनी चाहिए. So these are few things कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना होता है कि खामखा बहुत ज्यादा ब्लड नहीं लगाना. मैम एक क्वेश्चन और पूछना था मैडम, ये जो एसओजीपी की गाइडलाइंस जो हैं मैडम वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को. जैसे उसके अंदर मैडम आईवी पेरेंटल आयरन को एनकरेज किया गया है और कहा गया कि ये स्पीडी बढ़ाती है, वही जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये स्पीड अप करती है. मैं तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस और जो प्रोग्रेस वगैरह उसके अंदर एनीमिया के पूरा चैप्टर है उसकी मैं बात कर रही हूँ. जी उसमें बड़ी क्लियर इंडिकेशंस लिखी हुई है फॉर द आईवी आयरन एंड ऑल दैट. मुझे एसओजीपी वाला भी देखना होगा कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है. देखो आईवी आयरन कितना क्या स्पीडी, अगर आईवी आयरन 10 days में बढ़ा रहा है तो ओरल आयरन 2 weeks में बढ़ा देगा. जी मैडम, that is not a difference. नहीं मैडम, मैं सिर्फ आपसे इसलिए कंफर्म कर रही थी कि जाहिर है एग्जामिनर के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं ना, जैसे एसओजीपी भी. अच्छा, they are very clear, everyone knows. जो और जिस तरह हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट्स की वार्ड्स में, अपने क्लिनिक्स पे, डिपार्टमेंट्स में, वही ट्रीटमेंट है और वही सारी गाइडलाइंस के ऊपर मैडम. अब जैसे डोज का भी ये है कि प्रोफाइलैक्टिक जो आयरन है वो वैसे 30 to 60 है नाइस के अकॉर्डिंग, और उसमें एसओजीपी में 60 mg दिया हुआ है प्रोफाइलैक्टिक आयरन. तो मैडम ये जो ओरल तो मैडम ये जो डिफरेंसेस हैं तो इनको क्या हमें, क्योंकि एसओजीपी को भी लेके चलना है हमें पाकिस्तान के हिसाब से, जैसे पूछ सकते हैं ना टॉक्स वगैरह में. देखो एसओजीपी के अंदर थेराप्यूटिक नहीं दी हुई, उन्होंने दी 60 mg हुई है. जी प्रोफाइलैक्टिक जो डोज दी हुई है ना प्रोफाइलैक्टिक आयरन की, उन्होंने 60 mg कहा हुआ है, और जबकि नाइस ने 30 to 60 कहा हुआ है. तो ठीक है, देखो 30 to 60 या 60 भी देखो बात ये है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आयरन की एब्जॉर्प्शन के लेवल पे. If you are giving somebody 60 mg or not 30 mg and you think that that person is not anemic, for example she's having 11 HP and you are giving prophylactic 60 mg, आपका तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि if she is not anemic and she's been given 60 mg तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन तो 30 mg वाली हो रही है ना, बिकॉज रिसेप्टर्स ही उसके उतने हैं कि वो 30 mg एब्जॉर्ब करेगा. So you can give even 30 mg. अगर एग्जामिनर आपसे कहता है you giving her 30 mg और वो कहता है कि नहीं आपकी तो प्रोफाइलैक्टिक डोज 60 mg है, तो you can say that even if I give her 60 mg इसकी एब्जॉर्प्शन तो 30 mg होनी है. At the same time if somebody is anemic, if she's having 8 HP and you're giving her 60 mg, वो 60 mg VD भी दोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगी. जी तो यही तो इंटरेस्टिंग बात है सारी के नेचर की तरफ से उतने ही रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, how much is being absorbed. तो एब्जॉर्प्शन के लेवल पे even if you are giving her 60 mg and she's not anemic actually and और उसकी प्रोफाइलैक्टिक डोज दे रहे हो तो एब्जॉर्प्शन तो फिर 30 mg वाली होनी है. So ये कोई इतनी बात है नहीं, कोई बड़ी बात करने वाली. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो भी जाता है तो आप उसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो. एक्चुअली एनीमिया जो एक टॉपिक है ना, उसमें आपने ओरल कैविटी से लेके ड्यूडेनम तक से लेके ड्यूडेनम तक की जहां तक जा रही है एब्जॉर्प्शन, वहां तक के एक रिसेप्टर वो सेल के अंदर जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा रिसेप्टर जाता है, ऑर्गेनिक और जो दूसरी इनऑर्गेनिक आयरन होती है उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है. व्हाई 6 times द रेड मीट ब्लड आयरन, ब्लड वाली वो कहते हैं ना एनीमिक पेशेंट जिसके अंदर खून की कमी, अगर उसे खून ही पिला दे तो उसकी उसी वक्त ही ठीक हो जाएगी, बिकॉज ब्लड इज a very good source of iron actually. Yeah, why red meat is better than white meat, उसकी absorption 6 times क्यों ज्यादा है दूसरे मीट से, क्योंकि कौन से रिसेप्टर्स वो क्रॉस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे, उसको साइटोप्लाज्म पे कौन सा रिसेप्टर मिल रहा है, दूसरे सेल मेम्ब्रेन एंड देन गोइंग इनटू द ब्लड कौन सा रिसेप्टर मिल रहा है. हालांकि जो रेड मीट वाला आयरन है उसको डायरेक्टली वो ब्लड में जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो एग्जाम
ये जो हमारी MBBS की किताब होती थी ना, स्टिल रिमेम्बर पैथो, उसके अंदर मतलब एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एनीमिया, आप उसके बगैर वहां जाके कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते. You need guidelines, but you need concept more in anemia. आपको थैंक यू हर मैडम. बात का जवाब, आपकी जो रेड सेल इंडिसेस की जो पिक्चर्स आती हैं, अभी तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ था 32 वीक 7 HP, इसमें भी बहुत लोग फेल हुए होंगे. आई एम टेलिंग यू, अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एंड सो मेनी ऑफ यू आंसर्ड, बट नोबडी आंसर्ड द वे इट वाज नीडेड एक्चुअली. वो बंदा पास हुआ होगा कि जिसने उस तरह से जवाब दिया होगा जैसे मैंने अभी बताया, और कोई नहीं इसमें पास हुआ होगा जिस तरह से आप लोग बता रहे थे कि हम ब्लड लगा देंगे, हम, और भाई ब्लड लगा के क्या घर बैठ जाओगे? कीप ऑन सेइंग ब्लड के बाद आई नीड टू चेक हर सिम्टम्स, इफ हर सिम्टम्स आर गुड देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब मेरे पास वक्त कितना है, मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ? मैं तो डिलीवरी के टाइम की तैयारी कर रही हूँ ना. डिलीवरी में भी 8 हफ्ते हैं, मुझे मेरे पास 8 हफ्ते हैं इसको ट्रीट करने के लिए. मेरे इसकी कॉस्ट भी देखनी है, मेरे इसका टाइम भी देखना है कि जो चीज मैं इसको दे रही हूँ वो कितने टाइम इफेक्ट करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अगला एक और स्टेशन एनीमिया का बनता है इन्वेस्टिगेशंस पे, कि ब्लड सेल जो RBC इंडिसेस और पेरिफेरल स्मेयर की हम बात करते हैं कि MCV, MCHC एटसेट्रा एटसेट्रा, वो क्या है, वो why are you getting a mixed picture, why are you getting thalassemia trait done along with iron deficiency anemia? इतने क्लियर कॉन्सेप्ट. anemia is not just giving blood or just giving iron and giving prophylactic dose or that or the therapeutic dose. anemia तो इससे बहुत बियॉन्ड चीज है. वो तो ये तो एक पूरा वाई एनीमिया पे क्यों आज तक कभी कोई पास ही नहीं होता, क्योंकि ये तो एक, इसमें तो आपको बहुत कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि उसमें, और देखो जब आपने मुझे सिनेरियो जिसने बताया, मैं ख्याल डॉक्टर महबूब ने बताया, एंड आई रियली लाइक द सिनेरियो बिकॉज मुझे इस एक सिनेरियो की स्टेटमेंट से पता लग गया कि व्हाट आंसर इज एक्चुअली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आप जो दे रहे हो उससे आप क्या ब्लड दे रहे हो, तो वो ब्लड दे रहे हो तो उसमें सिम्टम्स का क्या मतलब है, उससे व्हाट डू यू नो एग्जैक्टली कि ब्लड देने के बाद व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि उस पेशेंट के साथ अब क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्यों ठीक होंगे. और इसी तरह उसके बाद जब आप IV दोगे तो क्या होगा, ओरल दोगे तो क्या होगा. एंड अगेन इफ शी इज हैविंग सिनेरियो, गौर से पढ़ो, कहीं वो IUGR का केस तो नहीं, कहीं वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस तो नहीं, मतलब या शी इज हैविंग अ लो रिस्क प्रेगनेंसी अदरवाइज. तो ये फिर करके कंसिडर करो कि आपने इसको किस तरीके से ट्रीट करना है. तो ये तो सिर्फ ट्रीटमेंट की बात की, भी तो इन्वेस्टिगेशन पे ऐसा सिनेरियो बनता है को पास ही नहीं हो सकता. सो अब इसका तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उसमें कोई माफी नहीं है, ठीक है ना. तो ये अपना बिल्कुल क्लियर करना होता है इसके अंदर. थैंक यू मैडम. तो इस तरीके से ठीक है. और कौन सी को मॉर्बिडिटी होती है ऑप्स के अंदर विद दिस? सो ये होती है मोर लेस. बाकी कुछ छोटी मोटी हैं, वो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जैसे एपिलेप्सी है, थायराइड है, एस्मा है, वो मोस्टली विद अदर डिजीज आती होती है. थायराइड है तो हाइपर के साथ आपने वो 2-4 नाम मेडिसिन के. हमारा आई डोंट रियली थिंक कि अलग से एपिलेप्सी का स्टेशन बन जाए या अलग से कोई एस्मा का स्टेशन बन जाए या उस किस्म का, बिकॉज दीज आर, ये तो साथ साथ उसकी होती है. बट यस, ये कुछ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, कार्डियक डिजीज, ये तो इनमें से एक ज्यादा तो जरूर जाएगा एग्जाम में. और बाकी जो IUGR और लिगो है, उनकी मैनेजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उनका किस तरीके से लेके जाना है, प्लान ऑफ मैनेजमेंट. वो सारे मैनेजमेंट की भी एक अलग ही क्लास हम कर लेंगे, वो होती है. और उसके अलावा और कोई ऑप्स के अंदर किस किस्म का केस, कोई एग्जाम का कोई केस है तो पूछ लो, वो बता देती हूँ. सुधी मैम, इसमें एक बात पूछनी है. यही वाले केस में जैसे इन लोगों ने शॉर्ट सा एक सिनेरियो बना के दिया है, तो पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन हम खुद से बोलेंगे कि ये करूंगी. यस, मैं बताती हूँ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया. लास्ट टाइम हमने एक्चुअली पूरी क्लास इसी पे, ख्याल रिकॉर्डिंग हुई, उसका उसके अंदर जो पासिंग कैंडिडेट्स थे वो लोग आए थे, और इवन जो नहीं भी पासिंग थे वो भी आए थे. उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस और मिसहैप्स बताए थे. जो पासिंग थे उन्होंने एग्जैक्टली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब भी हमें बताई थी बड़ी अच्छी. उसके अंदर ये होता है कि जब एक नॉर्मली, जैसे अभी ये एनीमिया वाला है, इसके अंदर मेजॉरिटी हिस्ट्री आपको सिनेरियो में दी होगी, जैसे कि शी इज प्राइमरी ग्रेविडा 32 वीक्स विद 7 हीमोग्लोबिन, हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या लैब्स देती होंगी कि जिसके अंदर सारा कुछ लो इंडिसेस होंगे उसके, और माइक्रोस्कोपिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा. इस किस्म के उन्होंने पूरी पिक्चर दी होगी कि यू नो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया.
और हाँ उसके अंदर फिर भी यू विल हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द हिस्ट्री, क्विक सी 2-3 मिनट्स की हिस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसके सिम्टम्स, नंबर 2 उसका कंप्लायंस विद द मेडिसिन, व्हाई शी इज हैविंग एनीमिया, शी पेशेंट विद वर्म इन्फेस्टेशन, और उसकी डाइट में मसला है, शी इज वेजिटेरियन मे बी, और शी मे बी उसको प्रीवियसली एचएमबी रहता हो कि शुरू से बेसलाइन ही उसकी एचबी कम थी, वो सारा कुछ। उसके बाद सेकेंडली नंबर 2 पे आपका वो क्विक सा 2-3 मिनट्स में, 2-3 भी बहुत ज्यादा है इसके लिए, तो 1 मिनट में भी आप ले सकते हो ये वाली हिस्ट्री। एंड देन उसके बाद आप उसका एग्जामिनेशन, क्विकली यू नीड टू नो इफ शी इज हैविंग एनी कोलोनिकिया, उसका इवन एनीमिया के अंदर अगर कार्डियक बहुत सिम्टम वाले पेशेंट है तो जेबीपी भी ज्यादा हो सकती है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स कि आपने पैलर देखना है, आपने कोलोनिकिया देखना है, and then her examination is very important. She should have a fundal height of 32 weeks अगर वो 32 weeks की पेशेंट है। एग्जामिनेशन पे उसे प्री टर्मिनल चमड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेबी की मूवमेंट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस एक दफा सिनेरियो में देखोगे कि आपको पूरी दी भी हुई है, क्या पता पूरी तरह से बताया ही ना हो कि वो आयरन डेफिशिएंसी, एंडिसिस वगैरह लो, बट यू नीड टू रियली फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्राइमरी ग्रेविटी ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं 7H भी हो सकती ना। सो आपको हो सकता है आपको वर्म इन्फेस्टेशन वाली कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारा कुछ आपने करना होता है। मैडम इसका मतलब है कि सिनेरियो में अगर वो दिया हुआ भी है हिस्ट्री, तो हमें दोबारा पेशेंट थोड़ा वो सा पूछनी यस है। यस बिल्कुल, उसमें जो चीजें मिसिंग है विच यू नीड टू नो बिफोर, विच यू शुड नो बिफोर मैनेजिंग द पेशेंट, और वो किस तरह से आप कर सकते हैं जब आपने बहुत प्रैक्टिस की हो। आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते, आपके पास टाइम हार्डली 10 मिनट्स का, सिर्फ उसी के अंदर आपने क्विक सा अपने वो पॉइंट्स पूरे करने हैं जो सिनेरियो में नहीं दिए हुए, विच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सिम्टम्स, उसकी कंप्लायंस, उसका एचएमबी, या उसकी क्या पता वो वर्म इन्फेस्टेशन की पेशेंट, आप उसे ओरल आयरन दिए जा रहे हो या आईवी आयरन लगाई जा रहे हो लेकिन उसको डीवर्म ही नहीं कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे मुल्क में वर्म इन्फेस्टेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आपने साथ ही उसकी क्विक सी हिस्ट्री लेके रूल आउट करना होता है। उसके बाद आपने उसका क्विक सा एग्जामिनेशन, क्या पता वो पेशेंट आई प्री टर्म लेबर के साथ हो और आप उसको वो ओरल आयरन दिए जा रहे हो, एक्सक्यूज मी। और इसी तरह से आपने उसका फिर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे नजर मारनी है कि कोई मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद आपने उसका मैनेजमेंट करनी है, और ये सारा कुछ तब हो सकता है जब आपने हर टॉपिक का, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री के क्या पॉसिबल सेगमेंट्स हैं जो कि मिस नहीं करने चाहिए, वो आपको बताने चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी मैम वो टाइम ना वेस्ट हो। जी जी डॉक्टर। मैम प्लीज डीवीटी पर कुछ बता दें हमें, सिनेरियो या कुछ। टीवीटी ये कहाँ से एकदम से आ गया, हम तो ऑप्स करें। टीवीटी इज क्यों, टीवीटी में क्या परेशानी हो गई? मैम एक्चुअली मैम डीवीटी के साथ ही पेशेंट आई थी ना प्रेगनेंसी में, डीवीटी, तो वो अच्छा अच्छा सिनेरियो था। अच्छा। यस डीवीटी की तो पूरी एक अलग गाइडलाइन है। डीवीटी इज वन स्टेशन जो कि बहुत थ्योरेटिकल है, उसके अंदर इतनी अच्छी गाइडलाइन है एंड यू नीड टू फॉलो दैट गाइडलाइन। इसके ऊपर चाहे हम पूरी क्लास अलग कर लेंगे, वही जो स्टेशन आया था वो पूरा हम कर लेंगे और उसी को हम उस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सो डीवीटी को के लिए इसलिए देखो, जैसे मैंने शुरू में अपनी क्लास का बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशन है। कुछ तो है वही जो पहले रोग्स आते थे 2-3, यूरोगाइनी का ग्राफ हो गए, पॉप क्यू हो गया, एआरटी का हो गया थ्योरेटिकल, एल्गोरिदम हो गया जैसे इसका न्यूनेटल रिससिटेशन का हो गया, ये सारा कुछ। इसी तरह कुछ बिल्कुल थ्योरेटिकल आ गए जिसमें एआरटी आ गया, सेल्फ इंजेक्टमी वाला पेशेंट है तो आईवीएफ की मैनेजमेंट, डीवीटी का पेशेंट है तो डीवीटी को कैसे लेके जाना है, जिसमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, इट्स ऑल अबाउट गाइडलाइन। ये वो स्टेशन है, 2-4 कैटेगरीज ऑफ स्टेशन हैं जिसमें आपने सिर्फ थ्योरी करनी है, इसमें फंसने का चांस कम है। और अगर आपने थ्योरी की है तो बस ये आर या पार वाले स्टेशन है ना, अगर थ्योरी की है तो यू विल गेट थ्रू वेरी इजीली। अगर थ्योरी नहीं आती उस चीज से रिलेटेड तो फिर यू कैन नॉट पास दैट स्टेशन एट ऑल। आर या पार है, मतलब यू नो बीच का रास्ता नहीं है कि आपको तुक्का मार के अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कुछ बोल दो। तो ये वो स्टेशन है। हाँ, जो उसके अलावा जो 50% ऑफ द एग्जाम था विच वाज अबाउट द क्लिनिकल पार्ट, जिसमें कि ये सारा कुछ था कि डायग्नोसिस बनाने के हद तक से लेके मैनेजमेंट तक उस पेशेंट का,
वो चीज है कि जो थ्योरेटिकली प्रिपेयर नहीं हो सकता, जैसे जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि उन स्टेशंस को जो कि पहले लॉन्ग केसेस होते थे लेकिन अब उसी को स्प्लिट किया करके एक्सटेंडेड टॉक्स का नाम दे दिया गया है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में वही केसेस डिस्कस करेंगे इन वन स्टेटमेंट के उसका क्या करें, विच इज आल्सो वेरी वेरी गुड। तो वो वाले स्टेशन जैसे कि जीडीएम का स्टेशन आ गया है, पीआईएच का एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरह के होंगे। जो तो थ्योरेटिकल स्टेशन है वो तो वहां बैठ के पता लग जाएगा कि ये आ रहे हैं पार है। यानी कि अगर वो एआरटी से रिलेटेड है एंड दे टॉकिंग अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रोटोकॉल्स of ovulation inductions and they're talking about the IVF and the incidences and all that, if you know those things then you will pass, if you don't know those things so you can never pass। सिमिलर इस तरह से तो ये जो थ्योरेटिकल स्टेशन है उसके ऊपर कोई परेशानी वाली बात ही अगर करना चाहते हो तो वो भी कर लेंगे, बट ज्यादा डिस्कशन ज्यादा बोलने की जरूरत उन स्टेशंस में है जिसमें आपका वो है प्रॉब्लम, वो नहीं हो सकता जिसमें आपका ना, सॉरी आप लोग बेशक तो ये उन लोग उसमें होता है कि जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल हो, जिसके अंदर क्लिनिकल, उसके अंदर आप प्लीज इधर बोल, जब मैं कोई सिनेरियो दे रही हूँ नहीं दिया, जैसे आई रियली लाइक इट जब एनीमिया का दिया, मेनी गर्ल्स ट्राइड एंड फ्यू ऑफ देम रियली ट्राइड वेरी वेल। पहले आपके दिमाग में क्या है, यस व्हाट अबाउट द सिम्टम्स, ये चीजें ये आपके रिफ्लेक्सेस बन जाएंगी वहां पे एग्जाम में। फ्रैंकली अब तो और भी ज्यादा जब आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना है, टाइम का दिमाग में एटसेट्रा एटसेट्रा, दिमाग वैसे ही काम नहीं करता जब तक रिफ्लेक्स ना बना उस चीज का कि वो खुद ब खुद ही चीजें मुंह से निकले, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बोलने की आदत डालें यार। आरसीओजी गाइडलाइन है और कौन सी गाइडलाइन है? ग्रीन टॉप, 2 गाइडलाइन है टीवीटी, दोनों आरसीओजी ग्रीन टॉप। मैम अभी वाले एग्जाम में ड्रिल्स आएंगे क्या, जैसे पहले आती थी? क्यों आएंगे ड्रिल? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। स्किल्स कहते हैं ना उसको। मैडम रोल प्लेयर्स जो होंगे मैडम वो पेशेंट होते हैं या फिर ये लोग होंगे पीजीज वगैरह होंगे? हाँ रोल प्लेयर एक्टर्स होंगे, पीजीज होंगे ना, पेशेंट्स नहीं होते हैं। पेशेंट्स आर नेवर देयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, पेशेंट्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब यूं है कि 2-3 चीजें नेक्स्ट टाइम में सिर्फ कुछ लोग वॉलंटियर कर ले, मैं स्टेशंस दे दूंगी, हम वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हो इसी तरह की क्लास हो जाए जैसे आज हुई है, वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री मेन पॉइंट्स, हम एग्जामिनेशन की बात कर लेंगे, फिर गायनी की हिस्ट्री मेन पॉइंट्स कर लेंगे, और मैनेजमेंट इस तरह कर करके कुछ क्लासेस मेरे साथ करना चाहते हो वो कर लेंगे। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है विदाउट अ टॉपिक, आई कैन गिव शॉर्ट केसेस, मैं सिनेरियोज दे दूंगी, वो मैनेज करें, यू नो, वो एक मॉक की तरह का अगर चाह रहे हो वो कर लेंगे। तो जैसे आप लोग कहोगे टॉपिक वाइज ठीक है, नहीं फोकस जैसे चाह रहे हो बोल के बता दो। मैम आप सिनेरियो दे दें, क्लासेस सिनेरियो दे के कर लेंगे, फिर आप 2 या 3 लोग वॉलंटियर कर लें, वो 3 सिनेरियो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सिनेरियो मैं खुद दे दिया करूंगी, अगर सिनेरियो अपना लेके आना चाहते हो मोस्ट वेलकम। कोई टॉपिक? मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम जी मैम जो एमसीपीएस स्टूडेंट्स है हम लोगों का जो है ना वाइवा है नेक्स्ट थर्सडे को, तो मैम काइंडली आप संडे को एक क्लास रख सकती हैं जो गायनी के लाइक, जिस तरह भी आपने ऑप्स के बताई हैं बेसिक पॉइंट्स, उस तरह गायनी के बता दें मैम। ठीक है रख लेते हैं अलवीना, संडे की Thank रात you, को ma'am. गायनी के फोकस पॉइंट्स बता दूंगी। और Thank you, इसमें ma'am. फिर भी सब आ जाना बेसिकली, सबको ही फायदा हो जाएगा। पर मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा मुझे याद कराना भी ना, हम हिस्ट्री के भी कर लेंगे फोकस पॉइंट्स, कुछ एग्जामिनेशन भी बता दूंगी और जल्दी मैनेजमेंट बोले का Yes, तरीका ma'am. भी बता दूंगी। ठीक है, एक क्विक रिवीजन जी कर लेंगे संडे की रात जी मैम, 11 Thank you o'clock so much. इंशाल्लाह। ठीक है Okay. क्या लाइट इंशाल्लाह फिर हम संडे की रात को मिलते हैं अभी।